नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम कैंडिडेट में। आज ये कंप्यूटर सीरीज का दूसरा लेक्चर है। इसमें हम आज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझेंगे, उससे रिलेटेड एमसीक्यू देखेंगे। ये नए पैटर्न के आधारित होगा, जो भी आपका यूपीएससी का नया पैटर्न है उसके ऊपर बेस्ड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा प्राइमरी फंक्शन नहीं है। तो इसमें जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। वर्ड प्रोसेसिंग जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन नहीं है, ये एक अलग से ही एक प्रोग्राम है। इसमें रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, ये सभी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो है वो एप्लीकेशन है, उसके प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है वो समझते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम दैट मैनेजेस अ कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है, उन दोनों के बीच एक लिंक स्थापित करता है, या उन दोनों को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एक दूसरे से इंगेज करने में मदद करता है। इट अलाउ यूजर्स टू इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर एंड रन एप्लीकेशन। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि जो यूजर है, यानी कि जो हम है, इंसान है, उनको मदद करता है कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने में और एप्लीकेशंस को रन करने। अगला प्रश्न है, व्हाट डज कर्नेल रिफर्स टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नेल का ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब है। तो कर्नेल जो है ये कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर कभी पूछा गया, व्हाट इज द कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हो जाएगा आपका कर्नेल। कर्नेल क्या करता है, जो काम अभी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को जो है सिंक करने में मदद करता है, वैसे ही जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में पूछे कि वो कौन सा काम करता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एक दूसरे के साथ एंगेज करता है, तो वो काम होता है कर्नेल का। अ कर्नेल इज अ कोर प्रोग्राम इन अ कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कंट्रोल्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरेक्शन। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंटरेक्शन को कंट्रोल कौन करता है, तो आपका जनरल आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। और अगर आपसे पूछा ऑपरेटिंग सिस्टम में भी कौन, तो वो हो जाएगा आपका आंसर कर्नेल। इट इज द मेन लेयर बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द कंप्यूटर्स हार्डवेयर। तो ये मेन लेयर होती है कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच में। अगला प्रश्न है, विच ऑफ दीज इज अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो इसमें VX वर्क्स जो है ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं उसको समझते हैं। A real-time operating system is a specialized operating system designed to handle time-critical tasks with precision and efficiency। यानी कि एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको बनाया गया है रियल टाइम, जो क्रिटिकल टास्क होते हैं जिनमें टाइम जो है वो एफिशिएंटली होना चाहिए, यानी कि टाइम की बहुत ज़्यादा कीमत होती है। ज़रा सा भी टाइम डिले हुआ या लैग हुआ तो उसकी जो है बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसका यूज़ कहाँ-कहाँ होता है उसको समझते हैं। इसका यूज़ डिफेंस सिस्टम में होता है। मान लो आपको रडार सिस्टम में यूज़ करना है, आपको एनिमी के जो प्लेस है उनकी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करना है, तो उस टाइम ये डिफेंस सिस्टम में, तो यहाँ पे यूज़ होगा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ज़रा-सा भी आपका मान लो नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ और वो थोड़ा-सा भी अगर मिलीसेकंड्स के लिए भी लैग कर गया, समझिए काम खत्म हो गया। इसलिए जो है इन सब चीज़ों में इसको यूज़ करते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड एग्जांपल क्या है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। जो आपके प्लेन्स वगैरह, जो एयरप्लेन्स वगैरह उड़ते हैं, उनके जो कंट्रोल और मैनेजमेंट में भी आरटीओस का ही यूज़ होता है। तीसरा हो गया नेटवर्क मल्टीमीडिया सिस्टम। अब ये नेटवर्क मल्टीमीडिया सिस्टम्स में भी यूज़ करने लगे हैं। जैसे कि आपकी जितनी भी ऑनलाइन वेब सर्विसेज़ हो गई, जैसे आपकी नेटफ्लिक्स हो गई, आपका सावन हो गया, जियो ऐप हो गया, जितनी भी आपकी स्ट्रीमिंग सर्विसेज़ होती हैं, जो भी हम इंटरनेट के थ्रू स्ट्रीम करते हैं, गाना सुनते हैं, मूवी देखते हैं, ये सब जो भी करते हैं, वो सब आपके आरटीओस को ही यूज़ करती हैं। नेक्स्ट हो गई मेडिकल साइंस एप्लीकेशंस में, मेडिकल साइंस एप्लीकेशन में भी इनका यूज़ होता है आरटीओएस का। और तीसरा है शेयर ट्रेडिंग ऐप्स में, जो मार्केट ट्रेडिंग ऐप्स होती हैं, जैसे आपकी ज़ीरोधा हो गई, ग्रो हो गई, एंजल वन हो गए, इन सब में भी इन्हीं का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे रियल टाइम डेटा होता है, उसको बहुत ही क्विकली प्रोसेस करना होता है, और जो टाइम लैग या वहाँ पे होता है कि टाइम डिफरेंस ज़रा-सा भी नहीं होना चाहिए। एक और अभी इसका रिसेंट यूज़ हो रहा है, जो आपकी टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती हैं, उनमें भी आरटीओएस का ही यूज़ होता है। कुछ और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं आरटीओएस के। तो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस और ये इधर कंपनी है, इसको बनाया था मेंटर ग्राफिक्स में। फिर है न्यूट्रिनो, इसको बनाया था ब्लैकबेरी कंपनी ने। पाइक ओएस ये है सिस्को कंपनी का। सेफ आरटीओएस ये है विटेंस्टीन का। फिर आगे आपका थ्रेडएक्स, थ्रेडएक्स बनाया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेस लॉजिक ने। देन है म्यूसी, म्यूसी ऑपरेटिंग सिस्टम, इसे बनाया था मिक्रियम ने। फिर है वीएक्सवर्क्स, जो कि अभी हमने पढ़ा, इसको बनाया है विंड रिवर में। तो विंड रिवर कंपनी का है वीएक्सवर्क्स। और फिर आता है आपका ज़ेफिर, ज़ेफिर बनाया था आपका लाइनक्स फाउंडेशन ने। तो ये सब एग्जांपल है आरटीओएस के। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ अ प्रोसेस इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस क्या है। तो अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड एज अ प्रोसेस। यानी कि कोई भी प्रोग्राम जो कि प्रोसेस में है, जो आपका काम कर रहा है, उसको हम बोलते हैं प्रोसेस। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ शेड्यूलर इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में शेड्यूलर का क्या काम है। तो शेड्यूलर का काम है टू चूज व्हिच प्रोसेस रन्स नेक्स्ट।
यानी कि कौन-सी प्रोसेस, कौन-सा प्रोग्राम, कौन-सा टास्क आगे रन होगा, कब तक रन होगा, किस टाइम के लिए रन होगा और कब उसको जो है स्टॉप करके, एंड करके, टर्मिनेट करके नया प्रोग्राम जो है उसको रन करना है, ये कौन डिसाइड करता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम में शेड्यूलर डिसाइड करता है। A scheduler is an operating system. In an operating system, chooses which process to run next, when to stop and switch to another process. यानी कि किसी प्रोग्राम को कितनी देर तक रन करना है, कब उसको स्टॉप करना है और कब उसकी जगह दूसरी प्रोसेस को स्टार्ट करना है, ये कौन डिसाइड करता है? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम में शेड्यूलर डिसाइड करता है। A scheduler's purpose is to make sure that operating system user uses CPU time efficiently and that programs have short response times. यानी कि शेड्यूलर का ही काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में जो जितनी भी सीपीयू जो प्रोसेस होती है, जो भी सीपीयू यूज़ करती हैं, उन सबको टाइम एफिशिएंटली मैनेज करना, उनको मेमोरी एलोकेट करना और ये दिखाना मतलब ये डिसाइड करना कि कौन जो है वो शॉर्टेस्ट टाइम रिस्पॉन्स टाइम्स लें, एक दूसरे को एंड करने में, प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करने में। तो ये सब काम करता है शेड्यूलर। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक? तो मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक का कौन-सा एग्ज़ाम्पल है? तो इसमें जो पेजिंग है, ये एग्ज़ाम्पल हो जाएगा आपका मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक का। मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक क्या होती है? तो मेमोरी मैनेजमेंट इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग एंड एलोकेटिंग अ कंप्यूटर्स मेन मेमोरी. इट इंश्योर्स दैट ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन एंड अदर प्रोसेस हैव द मेमोरी दे नीड टू रन. यानी कि आसान भाषा में समझे तो मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में वो एक ऐसी प्रोसेस है जो कि कंट्रोल करती है और अलाउ करती है कंप्यूटर की मेन मेमोरी को, यानी कि कंप्यूटर की जो लिमिटेड मेन मेमोरी होती है उसको एलोकेट करती है, अलाउ करती है डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस को या डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स को जो कि जिससे वो एफिशिएंटली रन हो सके। यानी कि जिस प्रोग्राम को रन करने के लिए जितनी मेमोरी चाहिए, उतनी ही एलोकेट करता है। कौन करता है? मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम। इसके कितने प्रकार होते हैं? तो इसके ब्रॉडली 2 टाइप्स होते हैं मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक के। पहली है कॉन्टिगुअस, दूसरी है नॉन कॉन्टिगुअस। कॉन्टिगुअस में 2 टाइप होते हैं। पहली हो गई फिक्स्ड पार्टीशन, दूसरी वेरिएबल पार्टीशन। नेक्स्ट है नॉन कॉन्टिगुअस में पेगिंग, मल्टी लेवल पेगिंग, इन्वर्टेड पेगिंग, सेगमेंटेशन और सेगमेंटेड सेगमेंटेड पेगिंग। ये जो एग्जांपल है ये आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी? वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? तो वर्चुअल मेमोरी अ मेमोरी दैट अपीयर्स टू एग्जिस्ट बट इज एक्चुअली ऑन हार्ड डिस्क। तो वर्चुअल मेमोरी वो मेमोरी है जो रैम यूज करती है, अपनी खुद की मेमोरी नहीं बल्कि हार्ड डिस्क की। यानी कि रैम के पास कभी मेमोरी कम पड़ गई किसी प्रोसेस को रन करने के लिए, तो वो हार्ड डिस्क की जो मेमोरी है उसको यूज कर लेती है अपनी तरीके से। यानी हार्ड डिस्क की मेमोरी से थोड़ी सी मेमोरी उधार देती है कुछ समय के लिए, उसको बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। A memory that appears to exist but is actually on hard disk. तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्चुअल मेमोरी एक्चुअल में होती कहाँ है? तो वर्चुअल मेमोरी होती है हार्ड डिस्क में, जिसको कि कुछ टाइम के लिए यूज कर लेता है रैम। Virtual memory is a memory management technique that allows a computer to use secondary memory as if it were the main memory. तो secondary memory इसका एग्जांपल क्या है? आपकी हार्ड डिस्क। It's a common feature of a computer's operating system. अगला प्रश्न है व्हाट इज अ डेडलॉक? ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक क्या होता है? तो डेडलॉक वो कंडीशन होती है जब 2 प्रोसेसेस मतलब एक दूसरे के सामने भिड़ जाती है। डेडलॉक का हिंदी में अर्थ यही होता है कि मतलब क्या बोलते हैं सर भिड़ाना या सींगे भिड़ाना। तो एक तरीके से 2 प्रोसेस चल रही थी। एक प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक रिसोर्स अलॉट करी और दूसरी प्रोसेस को दूसरी रिसोर्स अलॉट करी। मगर अब ये प्रोसेस 2 जो है ये वेट कर रहा है कि रिसोर्स 1 छोड़े प्रोसेस 1 और ये प्रोसेस 1 छोड़ रहा है कि प्रोसेस 2 को छोड़े प्रोसेस 2। तो ये दोनों अपने डेडलॉक कंडीशन में हैं। यानी कि वो वेट कर रहा है कि तुम वो रिसोर्स को छोड़ो, वो मेमोरी को छोड़ो तो मैं यूज़ करूँ और ये छोड़ रहा है कि तुम पिछले वाली मेमोरी छोड़ो तो मैं यूज़ करूँ। तो दोनों ही डेडलॉक कंडीशन में यानी कि दोनों ही टास्क जो है वो क्यू में लग गई हैं, कंप्लीट नहीं हो रही है, टर्मिनेट नहीं हो रही है, स्टॉप नहीं हो रही और एक दूसरे के एंड होने का वेट कर रही। तो पहले वाली कंडीशन हो जाती है डेडलॉक कंडीशन में। अ सिचुएशन वेयर 2 और मोर प्रोसेसेस आर ब्लॉक्ड इंडेफिनिटली वेटिंग फॉर ईच अदर टू स्टॉप या टर्मिनेट। अगला प्रश्न है विच ऑफ दीज इज अ कॉमन फाइल सिस्टम? तो कॉमन फाइल सिस्टम इनमें है एनटीएफएस। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। अभी जो 2 फरवरी को पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। उसमें फैट 32 और एफएटी जो फाइल सिस्टम है और एनटीएफएस उसमें जो है इनके बीच में डिफरेंसेस पूछे गए थे। A file system is a method an operating system uses to store, organize and manage files and directories on a storage device. तो फाइल सिस्टम क्या है? फाइल सिस्टम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ऐसा प्रोग्राम है जो प्रोग्राम्स को स्टोर करने में, ऑर्गेनाइज करने में और मैनेज करने में, फाइल्स को मैनेज करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल क्या हो गया आपका? एनटीएफएस। अब कुछ और फाइल जो आपके सिस्टम है, मैनेजमेंट सिस्टम है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है एफएटी। इसका फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल। एन ओल्डर फाइल सिस्टम यूज्ड बाय ओल्डर वर्जन ऑफ विंडोज। तो विंडोज 95, 98, 2000 इन सब में यूज होता था आपका एफएटी सिस्टम। नेक्स्ट है एनटीएफएस। इसका फुल फॉर्म है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम।
न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। अ मॉडर्न फाइल सिस्टम यूज्ड बाय विंडोज़, तो विंडोज़ के जो आपके नए मॉडल हैं, न्यूअर वर्ज़न है, उनमें ये यूज़ होता है, विंडोज़ 8 में, 10 में, 11 में, इन सब में। इट सपोर्ट्स फीचर सच एज़ फाइल एंड फ़ोल्डर परमिशन, कंप्रेशन एंड एन्क्रिप्शन। तो कंप्रेशन और एन्क्रिप्शन जो है ये अलाउ करता है, फाइल को कंप्रेस करना, फाइल को एन्क्रिप्ट करना, ये एनटीएफएस जो है वो अलाउ करता है, जो कि FAT32 में ये आप नहीं कर सकते थे, फैट वाले में। नेक्स्ट आता है ईएक्सटी, एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। ये भी पूछा जा सकता है फुल फॉर्म। ईएक्सटी का फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। अ फाइल सिस्टम कॉमनली यूज्ड ऑन लाइनक्स एंड यूनिक्स बेस्ड। तो एक्सटी किस पे यूज़ होता है? ये होता है लाइनक्स और यूनिक्स, जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स और यूनिक्स, इन पे यूज़ होता है आपका ईएक्सटी। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन-सा फाइल सिस्टम लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ किया जाता है? तो वो है आपका ईएक्सटी, एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। नेक्स्ट है एचएफएस, हायरार्किकल या हायरार्किकल फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम यूज्ड बाय मैकओएस, तो जो आपके मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि जो एप्पल के जो लैपटॉप वगैरह आते हैं, उनके जो पुरानी वर्ज़न है, पुराने वाले लैपटॉप और पीसी में एप्पल के, वो वहाँ पे यूज़ होता था एचएफएस फाइल सिस्टम। और जो अब जो नए आ गए हैं, उनमें यूज़ होता है एपीएफएस, एप्पल फाइल सिस्टम। ये अ न्यू फाइल सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय एप्पल फॉर देयर मैक एंड आईओएस डिवाइसेस। अब देख लेते हैं FAT32 और एनटीएफएस में डिफरेंसेस। ये अभी रिसेंट वाले में प्रश्न में पूछा है यूपी ट्रिपल एस सीनियर पेपर में। तो इनमें कैरेक्टरिस्टिक दे देते हैं। स्ट्रक्चर क्या है इसका, जो है वो सिंपल होता है, जबकि एनटीएफएस का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो आपसे ये पूछ सकते हैं इनमें से कॉम्प्लेक्स कौन है? तो एनटीएफएस, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है, तो नया है, तो कॉम्प्लेक्स होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर सपोर्टेड इन अ फाइल नेम, ये भी पूछा जा सकता है। मैक्सिमम कैरेक्टर कितने फाइल नेम का है, कितने कैरेक्टर्स सपोर्ट कर सकता है मैक्सिमम? तो FAT32 में 83 कैरेक्टर सपोर्ट करता था मैक्सिमम, जबकि एनटीएफएस में ये 255 हो गई है। अगला है मैक्सिमम फाइल साइज़। तो सिंगल फाइल साइज़ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है FAT32 में? 4 जीबी, जबकि एनटीएफएस में आपकी हो जाएगी 16 टीबी। एन्क्रिप्शन, तो FAT32 में आपका डेटा जो था वो एन्क्रिप्टेड नहीं रहता था, जबकि एनटीएफएस में आपका जो डेटा है वो एन्क्रिप्टेड हो जाता है बाय एन्क्रिप्टिंग फाइल सिस्टम। तो ईएफएस से एन्क्रिप्ट हो जाता है। ईएफएस का फुल फॉर्म क्या है? एन्क्रिप्टिंग फाइल सिस्टम। सिक्योरिटी लेवल देखते हैं, तो FAT32 में सिर्फ नेटवर्क टाइप ओनली थी, जबकि एनटीएफएस में आपकी लोकल और नेटवर्क टाइप दोनों ही रहती। फॉल्ट टॉलरेंस देखें, तो अगर मान लीजिए कभी कोई आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं और उसमें कुछ एरर आ जाती है, तो जो FAT32 था, वो जो है वो फॉल्ट टॉलरेंस में मतलब बिल्कुल भी नहीं था। यानी कि उसमें जो आपका डेटा अगर एरर हो गया, तो वो एक डेटा करप्ट हो गया तो करप्ट हो गया, आपको दूसरे उसको दोबारा से जो है वो सही नहीं कर सकती। जबकि एनटीएफएस में क्या था, इसमें ऑटोमेटिक ट्रबल शूट इज़ प्रेजेंट, यानी कि ये अपने आप ही अगर कोई डेटा करप्ट हो गया तो उसको खुद से ही रिपेयर करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है कंपैटिबिलिटी विद ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज़ की जितनी भी पुरानी वर्ज़न है, 95, 98, 2000, 2003, एक्सपी, इन सबको सपोर्ट करता था। FAT32 पुराने वर्ज़न्स को सपोर्ट करता है। जबकि विंडोज़ की जो नए वर्ज़न है, NT, 2K, XP, विस्टा 7, 8, 10, 11, मैकओएस एक्स, लाइनक्स, जो बाकी के हैं, इन सबको सपोर्ट करता है आपका एनटीएफएस। कंप्रेशन देखते हैं, तो कंप्रेशन इज़ नॉट ऑन, यानी कि अब कोई बड़ी फाइल साइज़ है, उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते थे FAT32 में। जबकि आपका जो एनटीएफएस है, उसमें आप बड़े साइज़ की फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं। एक्सेसिंग स्पीड देखें, तो क्योंकि FAT32 जो है वो पुराना फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है, इसलिए यहाँ पे जो एक्सेसिंग स्पीड थी वो लो थी। किसी फाइल को एक्सेस करने की स्पीड जो थी वो लो थी, जबकि एनटीएफएस में काफ़ी हायर है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डिवाइस ड्राइवर? डिवाइस ड्राइवर का पर्पस क्या होता है? तो डिवाइस ड्राइवर जो है वो अलाउ करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम टू कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर डिवाइसेस। अब इसका एग्जांपल ले सकते हैं आप, माउस ले सकते हैं, आपका प्रिंटर है, कीबोर्ड है, जितने भी आप जो डिवाइसेस है, पेरिफेरल डिवाइसेस जो आप कनेक्ट करते हैं अपने सिस्टम से लैपटॉप पे या पीसी पे, तो उन सब के लिए एक स्पेसिफिक जो है वो डिवाइस ड्राइवर आता है। आपके लिए माउस का अलग डिवाइस ड्राइवर होगा, प्रिंटर का अलग डिवाइस ड्राइवर होगा, जो कि पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ता था, मगर अब जो है वो विंडोज़ में जो है वो अपने आप ही उसको ऑटो अपडेट कर देता है। अ डिवाइस ड्राइवर इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अलाउज योर कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम टू कम्युनिकेट विद हार्डवेयर डिवाइस। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ मल्टीटास्किंग? मल्टीटास्किंग क्या है? तो मल्टीटास्किंग है रन इन मल्टीपल प्रोग्राम्स सिमिलरली एट द सेम टाइम, यानी कि एक ही टाइम पे कई सारे प्रोग्राम्स को रन करना, उसे कहते हैं मल्टीटास्किंग। यानी कि जैसे आप सोच सकते हो, आपने अपना जो है क्रोम वेब ब्राउज़र भी खोल खोल रखा है अपने पीसी या मोबाइल में, दूसरी तरफ आप पबजी भी खेल रहे हैं या कोई और प्रोसेस को रन कर रहे हैं, कैलकुलेटर चला रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो होती है ये मल्टीटास्किंग में आती है। व्हाट इज़ अ सिस्टम कॉल? सिस्टम कॉल क्या है? तो सिस्टम कॉल इज़ अ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ प्रोग्राम टू द ओएस फॉर अ सर्विस, यानी कि जब भी आप कोई प्रोग्राम आप कोई कमांड देते हैं कंप्यूटर को, वो क्या होता है, वो प्रोग्राम पहले जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम से, जो है वो अ, बोलता है कि एक रिक्वेस्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो उसी जो रिक्वेस्ट ऑफ सर्विस है उसको बोलते हैं सिस्टम कॉल। एग्जांपल समझते हैं, मान लीजिए आपने कोई टैब खोल रखा है या क्रोम आपने ओपन किया है, आपको क्रोम का वो टैब बंद करना है, तो जैसे ही आप क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे, तो वो क्या होगा, जो आपका क्रोम है, वो एक रिक्वेस्ट कॉल भेजेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को। आपका मान लीजिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ 10 है, तो विंडोज़ 10 को जो क्रोम है वो
एक रिक्वेस्ट कॉल भेजेगा कि यूज़र ने प्रोग्राम को टैब को क्लोज़ करने का जो है वो दिया है, कमांड किया है या क्लिक किया है। तो जो है आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम समझ जाएगा कि ये एक क्या है, सर्विस कॉल है और वो उस प्रोग्राम को क्लोज़ कर देगा। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है? तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है आपका लाइनक्स। Open source operating system is an operating system that developed and maintained collaboratively with its source code available for anyone to use, modify and distribute। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो ओपन सोर्स होते हैं, वो क्या होता है उनका जो डेवलपमेंट होता है वो कई सारे लोग इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं। इंडिपेंडेंटली मतलब अलग-अलग रूप से और एक साथ मिलके। तो इंडिपेंडेंटली कोलैबोरेटली डेवलप करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम को। और उसका जो सोर्स कोड होता है यानी कि पूरी जो उसकी प्रोग्रामिंग होती है, पूरे जो उसके कोड्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं थ्रू आउट किसी के लिए भी, यानी नेट पर कोई भी है वो उनको डाउनलोड कर सकता है और अपनी जो है मर्ज़ी से उसको मॉडिफ़ाई कर सकता है और डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ सेल इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम में सेल क्या है? तो शेल इज़ एन यूज़र इंटरफेस फॉर इंटरैक्टिंग विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो शेल वो यूज़र इंटरफेस है जो मदद करता है यूज़र यानी कि हमको इंसानों को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो है वो इंटरैक्ट करने में। अ शेल इज़ अ प्रोग्राम दैट एक्ट एज़ एन इंटरफेस between a user and an operating system. It allows user to interact with operating system by typing command and executing them. अगला प्रश्न है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोसेस एंड अ थ्रेड? अ प्रोसेस इज अ प्रोग्राम एंड अ थ्रेड इज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम। यानी कि पूछ रहा है आपसे प्रश्न में कि एक प्रोसेस और थ्रेड के बीच में क्या डिफरेंस है? तो जो एक प्रोसेस होती है वो एक पूरा का पूरा प्रोग्राम होती है या अभी हमने पीछे पढ़ा था अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, यानी कि कोई प्रोग्राम अगर रन कर रहा है तो उसको बोल देते हैं प्रोसेस। और जो थ्रेड है वो इसी प्रोग्राम का कई जो है वो छोटे-छोटे पार्ट्स जो होते हैं प्रोग्राम के उनको थ्रेड कहते हैं। अ प्रोसेस इज़ अ प्रोग्राम अंडर एक्जीक्यूशन व्हेयरएज़ अ थ्रेड इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। अगला प्रश्न है व्हिच शेड्यूलिंग एल्गोरिथम गिव ईच प्रोसेस अ फेयर शेयर ऑफ सीपीयू टाइम? ये होती है आपकी राउंड रॉबिन। ये अभी जो आपका 5 फरवरी को 2 फरवरी को एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग क्या होती है? राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग होती है एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी एल्गोरिदम है, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, जो सभी जो जितनी भी प्रोसेसेस होंगी इन क्यू, लाइन में जितनी भी प्रोसेस लगी होंगी, उनको जो है वो उनके हिसाब से इक्वली जो है वो फेयर शेयर ऑफ टाइम देगी, अलॉट करेगी। Round robin scheduling allocates each task an equal share of CPU time. It is the simplest form. Tasks are in circular queue, and when a task allocated CPU time expires, the task is put to the end of the queue, and the new task is taken from the front of the queue. यानी कि इसमें ये राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग क्या करता है? मान लीजिए कई सारे टास्क, ये 3 टास्क जो है, मान लीजिए ये 3 टास्क 1, 2 3 ये लाइन में लगे हुए हैं। तो जो सबसे पहला वाला टास्क है, इसको कुछ सीपीयू टाइम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ने जो है एलोकेट किया था। मगर ये जो टास्क है या प्रोग्राम है, ये अपने एलोकेटेड टाइम से ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो ये राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग क्या करती है, जैसे ही देखती है कि कोई प्रोग्राम अपने एलोकेटेड टाइम से ज़्यादा टाइम ले रही है, तो वो क्या करती है, उस प्रोग्राम को वापस जाती है, वो पीछे भेज देती है। ठीक है? और जो नेक्स्ट क्यू में होता है, जो नेक्स्ट लाइन में प्रोग्राम होता है, उसको एग्ज़ीक्यूट कर देती है। इसको बोलते हैं राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। अगला प्रश्न है व्हाट इज मेमोरी फ्रेगमेंटेशन? मेमोरी फ्रेगमेंटेशन क्या है? व्हेन मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल अनयूजेबल चंक। तो जब मेमोरी जो है वो डिवाइड हो जाती है छोटे-छोटे अनयूजेबल चंक, यानी कि उनका हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उसको बोलते बोलते हैं मेमोरी फ्रेगमेंटेशन, यानी कि मेमोरी के टुकड़े हो गए। फ्रेगमेंट माने टुकड़ा होता है, तो मेमोरी के टुकड़े हो गए। एग्जांपल से समझते हैं, मान लो कोई प्रोसेस है, 7 नंबर की मान लो प्रोसेस है, उसको हम जो है रन करने के लिए 50 केबी का जो है वो स्टोरेज चाहिए। ठीक है? या उसको स्टोर करने के लिए 50 केबी की जगह चाहिए। तो अब हमने देखा कि हमारी जो डिस्क है या मेमोरी है, उसमें फ्रैगमेंट हो गए हैं, यानी कि छोटे-छोटे से मेमोरी के टुकड़े हो गए हैं। अब जैसे टोटल अगर यहाँ पे देखोगे, तो ये टोटल जो मेमोरी अगर यहाँ से काउंट करोगे तो 40, 10, 50, 55 यानी कि टोटल 55 केबी है और हमारी जो ये फाइल है, उसको सिर्फ 50 केबी चाहिए। यानी कि एक तरीके से तो इसमें आ जानी चाहिए क्योंकि ये तो 55 केबी है और प्रोसेस सिर्फ 50 केबी की है। मगर इसमें क्या हुआ है कि जो फ्रैगमेंट में असाइन्ड स्पेस हो गया, यानी कि मेमोरी के छोटे-छोटे टुकड़े हो गए, तो हमें एक फुल मेमोरी जो है चंक वो नहीं मिल पा रहा। तो यहाँ पे 40 केबी फ्री है, यहाँ पे 10 केबी फ्री है, यहाँ पे 5 केबी फ्री है। तो इससे क्या होगा कि जो मेमोरी है वो पूरी की पूरी इसको मिल ही नहीं पा रही है प्रोग्राम को रन करने के लिए। तो इसको बोलते हैं मेमोरी फ्रेगमेंटेशन। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन? तो मेमोरी फ्रेगमेंटेशन को हटाने के लिए या उसको दूर करने के लिए हम यूज़ करते हैं डिस्क फ्रेगमेंटेशन, डीफ्रैगमेंटेशन टू ऑर्गनाइज़ फाइल ऑन डिस्क फॉर फास्टर एक्सेस। ये होता है। तो अभी एग्ज़ाम्पल देखते हैं, मान लीजिए ये आपकी फ्रैगमेंटेड डिस्क थी, यानी कि आपका डेटा कई सारे जो है आपके सेक्टर्स में जो है इनको बोलते हैं डिस्क में होते हैं सेक्टर्स। तो सेक्टर में कई सारे सेक्टर्स को ऑक्यूपाई कर रखा था। तो मान लीजिए हमको ऐसी कोई
टास्क चाहिए जिसको ये पूरे के पूरे 1, 2, 3, 4 सेक्टर चाहिए होते हैं, तो इसको तो मिल ही नहीं पाएँगे क्योंकि एक साथ 2 ही सेक्टर खाली हैं। जबकि अगर हम इसको रीअरेंज कर दें तो हमको आराम से 4 सेक्टर मिल सकते हैं। तो डिफ्रैगमेंटेड डिस्क क्या होता है कि उसमें जितना भी डेटा होता है आपका, वो उसको एक जगह यानी पास-पास स्टोर कर लेता है। इस तरह से यहाँ पे देखिए हमको 4 सेक्टर फ्री हो गए। ये हो जाएगा आपका डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन। डिफ्रैगिंग रिकॉग्नाइज़ेज़ द डेटा यानी कि डेटा को रीऑर्गनाइज़ करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं डिफ्रैगमेंटेशन। व्हाट इज़ अ बूट प्रोसेस? पूछ रहा है बूट प्रोसेस क्या होता है? तो बूट प्रोसेस इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अप अ कंप्यूटर। जो हम कंप्यूटर जब हम स्टार्ट करते हैं, ऑन करते हैं, तो जो ऑन वाली होने की प्रोसेस जो है कंप्यूटर की उसको बोलते हैं बूट प्रोसेस। और बूट प्रोसेस में होता क्या है? तो जैसे ही हमने स्विच ऑन किया अपने सिस्टम को, कंप्यूटर को, तो क्या करता है कंप्यूटर सबसे पहले परफॉर्म करता है बायोस जो है वो कंप्यूटर का जो बेसिक इनपुट आउटपुट जो सिस्टम है, वो सबसे पहले परफॉर्म करता है पोस्ट। पोस्ट क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इस टेस्ट में क्या होता है, ये हार्ड डिस्क को जाके चेक करता है कि जो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है उसके ऊपर जो आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम लोड है कि नहीं, या ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई करप्शन तो नहीं आ गया। जैसे ही हम देखेंगे अगर आपकी हार्ड डिस्क जो है वो करप्ट हो गई है, तो क्या होगा, आपका जो कंप्यूटर है वो जो है ऑन नहीं होगा। तो ये करता है पोस्ट, जो क्या करता है ये चेक करता है जाके, या इसका काम क्या होता है, ये डिस्क में जबकि हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लोड रहता है, सेव रहता है। उस हार्ड डिस्क से जो है वो प्रोग्राम को लोड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है रैम में, तब आपका जो है सिस्टम जो है वो ऑन होता है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो पोस्ट है या बूट की प्रोसेस में होता क्या है? तो बूट प्रोसेस में क्या होता है, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आता है आपका डिस्क यानी हार्ड डिस्क से आपके रैम में जो है वो अपलोड होता है। अगला प्रोसेस है अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ कमांड लाइन इंटरफेस? कमांड लाइन इंटरफेस क्या है? सीएलआई जिसको फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। एन इंटरफेस वेयर यूजर इंटरैक्ट विद द ओएस बाय टाइपिंग कमांड। एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम या ऐसा एक इंटरफेस जहाँ पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम से जो है वो इंटरैक्ट करते हैं। जैसे अभी हमको मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम से करना है तो हम माउस से क्लिक कर सकते हैं। मगर जो आपका कमांड लाइन इंटरफेस है इसमें आप माउस से क्लिक करके जो है ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरैक्ट नहीं कर सकते। आपको जो है वो कमांड टाइप करने होंगे कीबोर्ड के थ्रू। ये देखो और फाइल में देख सकते हो। ये ज़्यादातर लाइनक्स जो होता है उसका एक एग्जांपल है आपका सीएलआई। कमांड लाइन इंटरफेस का एग्जांपल हो जाएगा आपका लाइनक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ अ जीयूआई? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और ये होता क्या है? तो जीयूआई यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस is the interface that uses graphical element to let people interact as per requirement with electronic devices including computer, laptop and tablets। अब देखो, इससे पहले आपका था CLI कमांड लाइन इंटरफेस। यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको कोई भी प्रोसेस मान लो रन करनी है। अगर इस लाइनक्स में हमको मान लो कोई ऑपरेट मान लो हमको कोई ब्राउज़र खोलना है तो हमको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा आर कमांड करके रन ब्राउज़र ऐसे करके कमांड टाइप करना पड़ेगा। मगर आपका जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, ये रहा आपका विंडोज़ 10 या 11 का आपका जो हो गया क्योंकि होम स्क्रीन। तो यहाँ पे हमें कई सारे कमांड मिल जाते हैं, कई सारे आइकन्स मिल जाते हैं और इनको हम सिर्फ सिंपली माउस से क्लिक करके जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला प्रश्न है, विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप नहीं है। तो जो एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप नहीं है। बाकी सारे जो है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट है। और कौन-कौन से होते हैं? तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम समझते हैं। पहला है मल्टी प्रोग्रामिंग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा होता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर है मल्टी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आपके मोबाइल्स पे यूज़ होता है, एंड्रॉइड हो गया एग्जांपल। अगला है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस इतने टाइप के आपके टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज स्पूलिंग? स्पूलिंग क्या होता है? तो स्पूलिंग जो है वो स्टोरिंग डेटा टेम्पररी फॉर प्रोसेसिंग लेटर। तो जब कभी आप मान लो कोई कमांड देते हैं तो उसका डेटा जो है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टोर हो जाता है कुछ देर के लिए। तो स्टोरिंग डेटा टेम्पररी फॉर प्रोसेसिंग लेटर जाकि जो है यानी कि उसका बाद में हम उसको प्रोसेस कर सके, उसको बोलते हैं स्पूलिंग। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्पूलिंग का फुल फॉर्म होता है साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। Spooling is the process of sending output intended for a printer or the peripheral to a disk file temporarily so that it can forward it to the printer or the peripheral where it frees। तो मैक्सिमम इसका एग्जांपल आप प्रिंटर में देख सकते हैं। जब भी आप प्रिंट कमांड देते हैं, कोई पेज को प्रिंट करने के लिए देते हैं, फिर उसके बाद दूसरा प्रिंट कमांड दे देते हैं, तो वो क्या होता है, जो आपका जो दूसरा बाद वाला जो प्रिंट कमांड होता है उसको आपको प्रोसेस में रख लेता है, उसको होल्ड पे रख लेता है। ठीक है? तो वही होता है कि उसने डेटा को टेम्पररी आपका जो है वो स्टोर करके रख लिया है कि जिससे वो बाद में उसको प्रोसेस कर सके। इसको कहते हैं स्पूलिंग। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। अगला प्रश्न है,
विच ऑफ दीज इज अ फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड टू सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी से रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा फंक्शन है? तो इसमें यूजर ऑथेंटिकेशन, फाइल इंक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल, ये सभी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है वो फंक्शन है। अगला प्रश्न, व्हाट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एन ओएस दैट मैनेजेस मल्टीपल इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर, यानी कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कई सारे मल्टीपल इंटरकनेक्टेड, यानी एक ही, मान लीजिए कई सारे एक लैन से या वैन से या आपके मैन से कई सारे जो कनेक्टेड हो गए आपके कई सारे कंप्यूटर सिस्टम, उनको जो मैनेज करता है उसको बोलता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? इसका एग्जांपल आपका कंप्यूटर जो आपके एटीएम मशीन्स हो गई वो हो सकते हैं। तो ये जो था वो टॉप ओएस से रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड नए पैटर्न पर आधारित यूपी ट्रिपल सी के क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम्स में आ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।